सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को शुरू करेंगे, जो कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होने वाला है। और जब हम लोग सेक्शन सी को कर रहे थे तो हम वहाँ पे बताए थे कि कृषि चैप्टर जो है वो 6 जेपीएससी में सेक्शन ए में कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा सेक्शन सी में हम लोग का कृषि से संबंधित कृषि बाजार के दोस्त के बारे में पूछा गया था। और सेक्शन डी जहाँ झारखंड जी के है वहाँ भी झारखंड के कृषि के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि 4 सेक्शन में 3 सेक्शन जो था वो हम लोग का कृषि से संबंधित ही था। इसीलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं सेक्शन सी में जो हम लोग पढ़े थे उसमें से भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग फिर से वापस यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि WTO को वहाँ पे पढ़े थे तो WTO सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग को मिलेगा। और 6 जेपीएससी में WTO से संबंधित ही क्वेश्चन भी कृषि क्षेत्र में पूछा गया था। तो एक बार अगर इसको हम लोग समझते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व एवं विशेषता को बताएं। यानी कि क्या कितना महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, सबको मालूम है ये वाला। और आरंभ से ही यहाँ कृषि जीवन निर्वाह की भूमिका में रही है तथा भारतीय मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में सक्रिय रहे हैं। यानी कि यहाँ पे भारत में क्या हो गया है कि ज़िंदगी जीने के लिए मुख्य रूप से लोग कृषि पर निर्भर थे। और ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल का ही उत्पादन करते थे, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इन सभी फसल का ही जिसका मुख्य रूप से वो घर में प्रयोग करते थे। यानी कि ये व्यापारिक फसलों का उत्पादन नहीं करते थे जिसको बेच के ये लोग धन अर्जित कर सकेंगे, ऐसा नहीं था। तो शुरू से ही भारत क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ का कृषि जो है वो जीवन निर्वाह की भूमिका में रही है। और भारतीय जो है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल का ही उत्पादन करते हैं। हालांकि क्या हुआ था कि अंग्रेज के आने के बाद कृषि संरचना में परिवर्तन हुआ और खाद्यान्न फसल की जगह नकदी और व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन मिला। यानी कि अब क्या होने लगेगा कि किसान जो होगा वो मुख्य रूप से ऐसा फसल का उत्पादन करेंगे जिसको बेच के उनको लाभ अर्जित होगा। यानी कि नकदी फसल का वो उत्पादन करेंगे और व्यावसायिक फसल का उत्पादन करेंगे। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और नकदी फसल और व्यावसायिक फसल का उत्पादन करने के बाद भारतीय किसानों की स्थिति सुधरी नहीं बल्कि वो और भी अधिक बिगड़ गया। तो अंग्रेजी प्रणाली के कारण भारतीय किसान के हालात कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद दयनीय हो गए और परिणामतः आज़ादी के बाद से लगातार भारतीय कृषि स्वपर्याप्त तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। और आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी भारतीय कृषि का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न रूपेण परिलक्षित होता है। यानी कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत में कृषि के संरचना को बदलने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ के किसानों को नकदी फसल और व्यावसायिक फसल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि भारतीय किसानों की स्थिति सुधरी नहीं बल्कि वो और भी खराब हो गई। और वही कारण रहा कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी भारतीय कृषि अभी अपने फील्ड में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए संकल्पित है। अब क्या है कि इसके बहुत सारे महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में। कृषि के बहुत सारे अपने महत्व हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसको देखते हैं हम लोग उसके अलग अलग पॉइंट से। अब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान हो गया, रोजगार हो गया, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति हो गई। तो जो भी पॉइंट है आप उसको एक फ्लो डायग्राम में तुरंत बना के दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से महत्व है, और लाइनिंग करके या फिर आपको जो डायग्राम अच्छा लगे उस टाइप से डायग्राम यहाँ पे बना के एक एक पॉइंट ये सबको पहले आप दिखा सकते हैं, उसके बाद जाके फिर एक एक पॉइंट को आप डील कर सकते हैं। तो वो अगर आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि ये सारा पॉइंट आपको आगे लिखना है तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में आएगा और आप तुरंत से एक रॉ डायग्राम बना सकते हैं कॉपी में, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, यानी कि GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है। तो नियोजन अवधि यानी कि जब 5 ईयर प्लान चल रहा था तो उस समय से कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान विभिन्न वर्ष में लगभग 14.2% से 51% तक का रहा था। यानी कि 51% तक का योगदान, GDP में 51% तक का योगदान जो था कृषि क्षेत्र का था एक टाइम। और ये मुख्य रूप से 1950 और 51 के समय के बात है। यानी कि आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 51% के आसपास था, जो कि बहुत बड़ा है। तो वहीं वर्ष 2011-12 में यह मात्र 14.2 ही रहा, यानी कि दिन ब दिन GDP में इसका योगदान घटता रहा। और वर्तमान में मौजूद कीमतों पर कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 18.2% है। यानी कि क्या हो गया कि नियोजन अवधि के बाद से कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो GDP में 14.2% से 51% तक ही रहा। और 1950-51 का अगर बात करें तो उसमें कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा कृषि क्षेत्र का था। इसके बाद वर्तमान में अगर बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान 18.2% हो गया। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे डाटा वाइज तो 51% से
घट के ये कितना हो गया 18.2% हो गया, यही लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं इसमें कि स्पष्ट है कि जीडीपी में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी, यानी कि जो पहले 51% था और अब कितना हो गया 18.2%, यानी कि हम लोग को क्या लग रहा है कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो जीडीपी में घट गया, 51% से 18.2% हो गया। तो वही बता रहा है कि जीडीपी में कृषि के प्रतिशत में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व में गिरावट प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि यह सिर्फ व्यवस्था के द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को प्रदर्शित करती है। मतलब क्या हो गया कि 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना 51% था, वर्तमान में बात किया जाए तो 18.2% हो गया, जिससे कि हम लोग को लग रहा है क्या कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो परसेंटेज जो है जीडीपी में घट रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब 51% था तो उस समय हम लोग का द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड नहीं था, क्योंकि दूसरा पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, उद्योग लगने शुरू हो गए थे, और क्या हो गया कि धीरे धीरे तृतीय सेक्टर भी डेवलप होना शुरू हो गया था। तो अगर ये डाटा जो था ये कितना 1950-51 का था, उस समय हम लोग का उद्योग काफ़ी अच्छे से विकसित नहीं था, तृतीय सेक्टर काफ़ी अच्छे से विकसित नहीं था, तो यही कारण था कि कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बहुत अधिक दिख रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कितना हो गया 18.2% हो गया। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या हो गया है, तो वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तृतीय सेक्टर भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसका योगदान यानी कि परसेंटेज में योगदान में कमी जो है वो किस लिए आया, क्योंकि द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में तीव्र वृद्धि हो गया है कृषि के तुलना में। इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कोई कमी आई है, बल्कि वर्तमान समय में पहले की तुलना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वर्तमान में मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है, यूरिया का उपयोग हो रहा है या फिर जैविक खाद का उपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रगति भी हो रही है, बशर्ते क्या हो गया कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का परसेंटेज घट गया है, जो कि द्वितीय सेक्टर या फिर तृतीय सेक्टर के बढ़ने के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि कृषि क्षेत्र में घटते हुए जो प्रतिशत है वो यह स्पष्ट नहीं करता है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन में किसी भी प्रकार का गिरावट हुआ है। अब कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का मात्र 0.3% भाग जो है वो कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, यानी कि टोटल जीडीपी का मात्र 0.3% ही कृषि में शोध के लिए भारत में व्यय किया जाता है, जबकि अगर हम लोग अन्य विकसित देशों की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है भारत की तुलना में। और राष्ट्रीय किसान आयोग ने 5% करने का सुझाव दिया है, यानी कि जीडीपी का 0.3% जो कृषि शोध पर खर्च हो रहा है उसको राष्ट्रीय किसान आयोग ने 5% करने का सुझाव दिया है। तो हम लोग का यही रहा पहला पॉइंट कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कैसा रहा। तो देखिए कि धीरे धीरे योगदान में परसेंटेज वाइज गिरावट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में किसी प्रकार का कोई कमी आ रहा है, बल्कि यह द्वितीय और तृतीय सेक्टर के सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को प्रदर्शित करने के वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा है रोजगार। तो रोजगार का बात करें तो भारत में कुल कार्यबल का 45.6% हिस्सा जो मुख्य रूप से कृषि कार्य में ही लगा हुआ है, यानी कि भारत में अभी भी लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर ही डिपेंड है। फिर तीसरा है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। मजदूरी वस्तु मतलब क्या हो गया, तो अपने जीवन जीने योग्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु उपभोग करती है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, ये सारा चीज़ किस में आता है, मजदूरी वस्तु में आता है। और भारत में कृषि के लगभग 121 करोड़ लोगों को भोजन तथा 51 करोड़ पशुओं का चारा उपलब्ध कराता है। तो मजदूरी वस्तु के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है जिससे कि देश की जनता अपने जीवन जीने के लिए या फिर जीवन योग्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोग करती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की पूर्ति जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ कृषि से ही आती है। अगला पॉइंट हम लोग का औद्योगिक विकास में सहायक। तो औद्योगिक विकास में सहायक कैसे है, तो कच्चे माल की पूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या है कि बहुत सारे उद्योग लग गए, लेकिन उन उद्योग को सही तरीके से संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कपड़ा उद्योग है तो उनको कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता पड़ेगी, और कपास का उत्पादन कहाँ पे होगा, मुख्य रूप से किसान के द्वारा किया जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र से ही कपास आएंगे। तो सूती और पटसन वस्त्र उद्योग हो गया, या फिर चीनी उद्योग हो गया, तेल उद्योग हो गया, या फिर बगान उद्योग हो गया, तो ये सभी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो वहीं हथकरघा उद्योग, चावल कटना, बुनाई आदि अनेक लघु व कुटीर उद्योग भी कृषि से ही कच्चे माल प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई भी उद्योग जो है, यानी कि बहुत सारे उद्योग जो हैं वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, क्योंकि उनको कृषि क्षेत्र से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अगर कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, परिणाम स्वरूप वो उद्योग भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब है पांचवा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान। तो WTO द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी के अनुसार कृषि एवं खाद्य पदार्थ के वैश्विक निर्यात में
भारत की स्थिति में सुधार के फलस्वरूप भारत विश्व में 10वें स्थान पर आ गया है और कृषि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान कर विदेशी मुद्रा के अर्जन को संभव बनाता है। यानी कि वर्तमान में क्या हालत हो गया है, तो भारत कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है, यानी कि इसकी स्थिति में सुधार होगा और यही परिणाम है कि भारत आज अपने उत्पाद को अन्य देशों में विदेशों में बेच पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये विदेश से विदेशी मुद्रा भी भारत लाने में संभव हो पा रहा है। छठा पॉइंट है यातायात उद्योग की समृद्धि के सहायक। अब क्या है कि अगर कृषि आपका काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपको सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा और परिणाम क्या होगा कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों को ही काम मिलेगा। तो भारत में रेल तथा सड़क मार्ग दोनों कृषि उत्पादों का परिवहन करते हैं जो यातायात सेवाओं की मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये सारा कुछ पॉइंट हो गया जिससे कि पता चलता है कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान है। अब विशेषता क्या है और चुनौती क्या है, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, तो निम्न उत्पादकता हो गया, छिपी हुई बेरोजगारी हो गया या फिर वर्षा पर निर्भरता, निर्वाह खेती का प्रचलन, ये सारा चीज़ भारतीय कृषि की विशेषता और चुनौती में शामिल होती है। तो कैसे होगा देखते हैं इसको। तो निम्न उत्पादकता, पहला पॉइंट है क्या हम लोग का निम्न उत्पादकता। तो भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौती क्या है, कम उत्पादकता, जो कम औसत उपजों से विशेषकर दालों के मामलों में स्पष्ट है। सर्वप्रथम प्रमुख खाद्यान्नों गेहूं, चावल देश में सर्वाधिक उपजाऊ और सिंचित क्षेत्र में उगाए जाते हैं और इनमें सरकार द्वारा कृषि के लिए पहुंचाए गए संसाधनों का सर्वाधिक भाग प्रयोग होता है। यानी कि कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो निम्न उत्पादकता की समस्या शुरुआत से बना हुआ है। वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में भारत में दाल के मैटर में इस चीज़ को देखने को मिलता है, क्योंकि जहां भारत में चावल और गेहूं की खेती काफ़ी तगड़े तरीके से होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है उसका मैक्सिमम यूज हम लोग चावल और गेहूं की खेती में ही करते हैं। प्लस सरकार के द्वारा एमएसपी भी इन्हीं फील्ड में दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसान चावल और गेहूं का ही खेती करते हैं और वहीं पर दाल की खेती में भारत पिछड़ जाता है, क्योंकि दाल एकमात्र भारतीयों के लिए एक ऐसा स्रोत है, किसानों के लिए एक ऐसा स्रोत है जो कि उनको प्रोटीन देता है, लेकिन दाल का उत्पादन जो होता है वो तो खपत होता ही होता है भारत में, प्लस दाल को हम लोग को विदेशों से भी मंगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दाल के मैटर में हम लोग निम्न उत्पादकता को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब क्या हो गया कि सरकार के द्वारा कृषि के लिए पहुंचाए गए संसाधनों का सर्वाधिक भाग चावल और गेहूं की खेती में ही होता है, चाहे वह जल हो या फिर उर्वरक हो, बिजली हो, ऋण हो या फिर एमएसपी कार्यक्रम हो। मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों का अधिकतम प्रयोग हम लोग चावल और गेहूं की खेती में ही करते हैं। तब भी भारत में चावल के मामले में 46% और गेहूँ के मामले में 39% उपज से कम है और धान के उत्पादन में सभी भारतीय राज्यों में उपज चीन से कम है और अधिकांश राज्य में उपज बांग्लादेश से भी कम है। भारत के यहाँ का दालों का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी कि उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, जो जनसंख्या के लिए प्रोटीन के बड़े स्रोत में से एक है और भारत में इनका उत्पादन अधिकांश देशों की तुलना में कम है। यदि भारत दालों का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है तो घरेलू मांग पूरा करने के लिए आयात प्रमुख स्रोत नहीं हो सकता है। यानी कि अगर दाल का हम लोग उत्पादन भी करते हैं और उपभोग भी करते हैं और हम लोग के देश में दाल का उत्पादन भी कम हो रहा है लेकिन उपभोग ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमको विदेश से भी दाल मंगाना होगा। लेकिन दाल के क्षेत्र में हम लोग को अस्थायित्व चाहिए, तो इसके लिए जो आयात हम लोग करते हैं वो प्रमुख स्रोत नहीं होगा, बल्कि हम लोग को अपने देश में एक अलग नीति या फिर योजना लाना होगा जिससे कि दाल के खेती में हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। अतः नीति में संसाधनों का झुकाव को अनिवार्य दालों के उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि सरकार अगर बोल देगी कि हम लोग दाल में एमएसपी लाएंगे तो मैक्सिमम किसान किधर हो जाएंगे, दाल की खेती की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि हम लोग दाल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएं और हम लोग को विदेश से दाल आयात नहीं करना पड़ेगा। फिर छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या हो गया, तो यह एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें बेरोजगारी क्या होता है, गुप्त होता है। यानी कि इसमें जो व्यक्ति है बेरोजगार है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कैसे नहीं देता है उसको समझते हैं। तो भारतीय कृषि में ये बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। यानी कि सबसे पहला चीज़ की छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि में ही देखने को मिलती है और भूमि के एक निश्चित टुकड़ा पर काम करने वाले कृषकों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक होती है। अतः बाहरी तौर पर सभी लोग कार्यरत दिखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उनमें से कुछ बेरोजगार होते हैं, क्योंकि यदि उनमें से कुछ को वहाँ से निकाल लिया जाए तो कुल उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी और कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की उपस्थिति कृषि के बाहर रोजगार की कमी को दर्शाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि क्या हो गया कि छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।
अब मान लेते हैं कि ये एक खेत है और इस खेत में क्या है कि 2 व्यक्ति इजीली इस खेत में धान की रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितना हो गया, 3 या फिर 4 व्यक्ति कार्य करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कायदे से इस खेत में अगर 2 व्यक्ति भी कार्य करेंगे तो भी इस खेत में खेती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें कितना, 4 व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो चारों व्यक्ति क्या है, कार्यरत है। लेकिन ये जो 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति अगर नहीं भी होंगे तो भी इसकी उत्पादकता में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आएगा। यानी कि क्या हो गया, अगर इस खेत से अगर 100 केजी चावल का उत्पादन होता जब ये 2 व्यक्ति कार्य करते तो, और जब ये 4 व्यक्ति कार्य करेंगे तो भी कितना केजी चावल का उत्पादन होगा, 100 ही केजी चावल का उत्पादन होगा। यानी कि इसकी जो सीमांत उत्पादकता है, इन दोनों की जो सीमांत उत्पादकता वो कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान देना कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो एक्स्ट्रा आदमी लगते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता कितना होती है, 0 होती है। यानी कि मतलब ये किसी प्रकार का एक्स्ट्रा उपज इनके लगने से नहीं होने वाला है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये दोनों व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है। अब है अगला पॉइंट, वर्षा पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर होती है और इसके अनुरूप फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित होती है। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा फसल और कम वर्षा का अर्थ है कम फसल, और अस्थिर कृषि उत्पादन का अर्थ अस्थिर कृषि आय है। परिणाम स्वरूप समृद्धि प्रक्रिया स्थिर होने से असफल हो जाती। मतलब क्या हो गया कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी भारत में जो कृषि है वो मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। और अगर वर्षा पर निर्भर है तो जाहिर सी बात यही है कि जिस साल अच्छा वर्षा होगा उस साल अच्छा खेती होगा, और जिस साल अच्छा वर्षा नहीं होगा उस साल अच्छा खेती नहीं होगा। और यहाँ के मैक्सिमम लोग जो वो कृषि पर ही आजीविका के लिए निर्भर हैं। तो अगर कृषि उत्पादन ही सही से नहीं होगा तो उनका आय भी स्थिर होने वाला नहीं है। यानी कि अस्थिर कृषि का मतलब हो गया हम लोग का अस्थिर कृषि आय हो गया। अब अगर हमारे पास इनकम का स्रोत जो है वही क्या है, अस्थिर है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग का जो समृद्धि होगा, जो समृद्धि प्रक्रिया होगा वो क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। फिर निर्वाह खेती का प्रचलन। तो भारत में निर्वाह खेती होती है, यानी कि मुख्य रूप से हम लोग उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं जो कि हम लोग की घरेलू आवश्यकता के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, यही सारी चीज़। नकदी फसल, व्यापारिक फसल, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो किसान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, न कि लाभ कमाने के लिए। यानी कि घरेलू आवश्यकता जो वही पूर्ति हो जाए वही काफ़ी है किसानों के लिए, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। स्पष्टतः भारत में खेती की प्रकृति अधिक व्यापारिक नहीं है और निर्वाह खेती निवेश के लिए अधिशेष सृजित करने में असफल होती है, और यह कृषि में तथा उसके बाहर समृद्धि प्रक्रिया में स्थिरता लाती है। यानी कि निर्वाह खेती हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हम लोग का अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हो पा रहा। और अगर एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग के पास कोई भी कमाई का सोर्स नहीं बचेगा। अगला पॉइंट है आधुनिक आगतों का भाव। तो वर्तमान समय में क्या हो गया कि जैसे कि रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, दवाइयों का उपयोग हो गया, तो ये सब बहुत कम किया जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या हो गया, तो भारत का अधिकतर किसानों का निर्धन होना है और इससे उत्पादकता कम होती है और इस प्रकार पिछड़ापन होता है। तो क्या हो गया कि वर्तमान समय एक चीज़ की भारतीय किसान जो वो गरीब होते हैं, और गरीब होने की वजह से नए नए तकनीक का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर ये सब नहीं खरीद पाते हैं, हालांकि सरकार के द्वारा काफ़ी छूट दिया जाता है। या फिर रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इन सब चीज़ों को ये खरीद नहीं पाते हैं, या तो इनका प्रयोग करना इनको काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं आता है। परिणाम क्या होता है कि इनकी उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि अगर अच्छा बीज का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 20 से 25% तक हम लोग का उत्पादन बढ़ा देता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग आधुनिक आगतों का उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कृषि में उत्पादकता में कमी होगी और यह पिछड़ापन का शिकार होते रहेगा। लघु जोत। अब अगला पॉइंट है लघु जोत। तो इसमें क्या है कि भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता क्या है, जोतों के आकार का छोटा होना। और जोत मतलब क्या है कि भूमि का वह टुकड़ा जिस पर किसान खेती करता हो वही क्या कहलाता है, हम लोग का जोत कहलाता है। अब इसका भी अलग अलग प्रकार है, सीमांत जोत, लघु जोत। तो लघु जोत समृद्धि प्रक्रिया में 2 प्रकार से रुकावट लाती है। एक क्या होगा, कृषि का यांत्रिकरण कठिन होता है, और दूसरा सीमांत खेती निरस्तर लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बनती है। मतलब क्या हो गया कि भारत में एक प्रचलन है क्या कि अगर इतना बड़ा ज़मीन है और ये एक व्यक्ति का है, लेकिन इस एक व्यक्ति का 2 बेटा हो गया, तो ये ज़मीन क्या होगा, इन दोनों बेटा में बंट जाएगा। यानी कि जो बड़ा ज़मीन था, यानी कि इस बड़ी ज़मीन पर जब ये अकेला व्यक्ति ट्रैक्टर या फिर अन्य उपकरण का प्रयोग करके खेती कर सकता था, अब ये ज़मीन क्या हो गया, 2 लोगों में बंट गया। यानी कि जाहिर सी बात है खेत क्या हो गया, छोटा हो गया। अब अगर खेत छोटा है तो इसमें क्या हो गया कि जो भी यांत्रिकरण है, जो भी मशीन है, उन सब चीज़ों का प्रयोग होना बंद हो जाएगा। एक तो ये वजह हो गया। या फिर दूसरा वजह क्या हो जाएगा
कि किसान के पास मजबूरी है कि इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये नई नई मशीनों का और उपकरणों को खरीद सकते हैं। तो लघु जोत का परिणाम ये वाला हो गया कि भारतीय किसान मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में नए नए औद्योगिक नए नए यांत्रिकरण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी उनकी आवश्यकता है जो कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेगी, उन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन इनके खेतों का आकार घटते जा रहा है। भूस्वामी और काश्तकार संघर्ष। अब इसमें क्या है कि भूमि के बड़े भाग पर काश्तकारों द्वारा खेती की जाती है। काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं होता है, बल्कि वे भूस्वामी से भूमि पट्टे पर खरीदते हैं। यानी कि ये ज़मीन एक व्यक्ति का जो कि भूस्वामी कहलाएगा, लेकिन ये खुद से इस खेत में खेती नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो कि काश्तकार कहलाएगा, इस व्यक्ति के द्वारा इस खेत में खेती करवाएगा। तो कायदे से ये खेत में खेती करेगा, लेकिन यह खेत जो है ये इस व्यक्ति का नहीं है, यह खेत भूस्वामी का है। और इसी का परिणाम होता है कि जितना भी खेती होता है इसका एक बड़ा हिस्सा जो वो भूस्वामी के पास चला जाता है। यानी कि मेहनत ये कर रहा है, खेत है भूस्वामी का, लेकिन कायदे से ये आय का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो भूस्वामी के पास चला जाता है, और काश्तकार को जो है वो बहुत कम हिस्सा ही प्राप्त होता है। तो स्वामी केवल फसल भागी होता है, न कि लागत भागी, और परिणाम स्वरूप कृषि की समृद्धि सपना बनकर रह गया है। पिछड़ा तकनीक। तो जो कि भारत में अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं और उस पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन होते हैं, अतः पारंपरिक तकनीक का उपयोग करना उनकी बाध्यता है। और आज भी कृषि जो पशु शक्ति तथा मानव शक्ति पर करते हैं, और आधुनिक उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, इन सभी का प्रयोग सामान्य रूप से बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकता निम्न बनी है, और भारतीय कृषि की इन सभी विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। यानी कि वर्तमान में भारत का किसान क्या गरीब है, तो जाहिर सी बात है कि ये नई नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो उनके पास मजबूरी है कि वे बैल और मानव शक्ति के साथ ही कृषि करेंगे। तो ये सारा हो गया हम लोग का भारतीय कृषि की विशेषताएं और उनमें चुनौती। तो इसी के साथ हम लोग का ये पहला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब अगला आता है हम लोग का भारत में कृषि उत्पादकता दर निम्न होने के कारण को समझाइए। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, और वर्तमान समय में देश का लगभग 46% कार्यबल जो है वो कृषि क्षेत्र से ही रोजगार प्राप्त करता है। फिर भी कृषि क्षेत्र में निवेश एवं वृद्धि दर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मुकाबले कम है। यानी कि जितना औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उतना तेज़ी से कृषि क्षेत्र में ग्रो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद 46% आबादी जो है कुल कार्यबल का, वो मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। कृषि वृद्धि दर का नीचा रहना और उसमें लगातार उतार चढ़ाव के साथ देश के वृहद ग्रामीण इलाकों में कृषि से जुड़े संकट व्यापक होना न सिर्फ देश के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु चिंतनीय है, बल्कि समूचे राष्ट्र के आर्थिक सेहत के लिए भी चिंता का विषय है। यानी कि कृषि क्षेत्र क्या हो गया, मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा पर निर्भर यानी कि इसकी उत्पादकता में उतार चढ़ाव आते रहेगा। और कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता है तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या हो गया कि बहुत बड़ा संकट भी उत्पन्न हो जाएगा, जो कि खाद्य सुरक्षा को लेकर होगा। यानी कि अगर खेती होगा ही नहीं तो खाद्य सुरक्षा, चावल गेहूँ ये सब हम लोग को मिलेगा ही नहीं। प्लस बहुत सारे उद्योग जो कि खेती पर ही मतलब कि कृषि पर ही निर्भर होते हैं, वे सारे उद्योग भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उद्योग बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग भी हटेंगे, यानी कि बेरोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, तंगहाली आ जाएगी, कुपोषण जैसी समस्या इसके परिणाम स्वरूप दिखने को मिल सकती है। यानी कि बोल सकते हैं कि पूरे राष्ट्र के आर्थिक सेहत के लिए यह चिंता का विषय हो जाएगा। और आज़ादी के बाद से ही भारत लगातार नियोजन प्रणाली के माध्यम से कृषि विकास की गति को तेज करने के लिए प्रयासरत है, और यही परिणाम था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी, परंतु पूरे 5 वर्ष के काल में कृषि विकास दर 2.71% ही रही। और विभिन्न योजनाओं में सरकार सीमित कृषि विकास दर का ही लक्ष्य रखा, जो लगभग 4% था। लेकिन 8वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना को छोड़कर शेष योजना इस लक्ष्य से काफ़ी पीछे रही। यानी कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए या फिर कृषि विकास की गति को तेज करने के लिए हर पंचवर्षीय योजना में कृषि से संबंधित प्रावधान करते थे। लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसा पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य लगभग हासिल हो गया था। लेकिन इसके अलावा जो भी पंचवर्षीय योजना था वहाँ पर जो भी लक्ष्य था उन लक्ष्य से काफ़ी पीछे रही थी। फिर आता है हरित क्रांति का समय, आता है 1966 में आता है। तो 1966 से लेकर 1969 में 3 वार्षिक योजना चला था, और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आई, और भारत पहली बार कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बन गया। यानी कि यह हरित क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना के समय आ गया,
और हरित क्रांति का ही परिणाम था कि भारत जो था वो पहली बार कृषि क्षेत्र में और खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर देश बन गया था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया कि हरित क्रांति का अधिशेष उत्पादन शुरू हो गया था और अधिशेष उत्पादन होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करने लगे, प्रतिरोध भंडार बनाने लगे ताकि उनको हम लोग रिजर्व करके रख सके ताकि कभी आपदा आएगा तो उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 1980 के दशक आते आते कृषि क्षेत्र में फिर से ठहराव देखने को मिला, यानी कि 1966 में जब हरित क्रांति आया तो कृषि क्षेत्र में पहली बार भारत आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन फिर 1980 आते आते कृषि क्षेत्र में ठहराव देखने को मिलने लगा, क्योंकि हरित क्रांति में जो भी उर्वरक का प्रयोग करने लगे, कीटनाशक का प्रयोग करने लगे, तो इन सभी का जो दुष्प्रभाव था वो हम लोग कहीं ना कहीं 1980 के आसपास देखने को मिलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में फिर से ठहराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। फिर 1990 का समय आता है, जिसके बाद उदारीकरण लागू हो जाता है और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास किया। लेकिन विभिन्न सरकार द्वारा सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान करने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में विकास की लंबी छलांग नहीं दिखाई दे रही है। CH हनुमंतराव कृषि क्षेत्र में आई इस ठहराव के लिए सिंचाई और ऋण सुविधाओं का अभाव, निवेश की कमी, पुराने बीज फसल चक्रण का अभाव जैसे कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि उदारीकरण होने के बाद द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा, लेकिन उम्मीद था कि कृषि क्षेत्र भी ऐसा ही ग्रो करेगा, लेकिन यह नहीं हो पाया। तो इसी में है हमारे CH हनुमंतराव, जो कि इस ठहराव के पीछे का मुख्य वजह बताते हैं कि सिंचाई और ऋण सुविधाओं का अभाव, यानी कि सिंचाई के लिए जो साधन होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, ये सारे किसानों के पास नहीं है। प्लस ऋण सुविधा किसान के पास नहीं है, क्योंकि जो भी बैंक होते हुए किसानों को ऋण देना कायदे से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर बैंक वाले लोन देंगे तो हो सकता है कि अगर अच्छा बरसात हुआ तो अच्छा फसल होगा, परिणाम स्वरूप वो लोग बैंक के लोन को चुका देंगे। लेकिन अगर अच्छा फसल नहीं होता है तो भी बैंक के लोन को चुका नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बैंक वाले भी किसानों को लोन देना नहीं चाहते हैं। या फिर निवेश की कमी, तो जिस प्रकार से द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में विदेशी निवेश हो गया, फिर भारतीयों के द्वारा ही निवेश किया गया, उस प्रकार से कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं किया गया। पुराने बीज फसल चक्रण का अभाव, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इस बार धान का खेती किए और उसी धान में से कुछ धान रख लिए जो कि अगले बार हम लोग लगाते हैं, फिर वहाँ से कुछ धान रखते हैं, फिर अगले बार लगाते हैं, तो हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो यही सब कुछ वजह था जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में ठहराव आया है, और ये बात CH हनुमंतराव के द्वारा बताया गया था। अभी भारतीय कृषि विकास दर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। जैसे पहला पॉइंट फिर से वही वाला, भारतीय कृषि की मानसूनता पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 49% भाग ही सिंचित है और शेष 51% भाग मानसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी कि 49% भाग ऐसा है जहाँ पर बरसात अगर नहीं भी होता है तो भी खेती किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद 51% भाग ऐसा है जहाँ पर अगर मानसून नहीं होता है, बरसात नहीं होता है, तो फिर कृषि कार्य संभव नहीं होगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ही सिंचाई सुविधाएं विस्तृत हो पाई है। अन्यथा शेष भारतीय राज्यों में सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण या तो फसल की बुआई नहीं हो पाती है या फिर बोई गई फसल सिंचाई सुविधाओं के अभाव में नष्ट हो जाता है। अर्थात भारतीय कृषि पिछड़ेपन का आज भी मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। यानी कि आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी वर्तमान समय की अगर बात करें तो भारत में 49% भूभाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बाकी 51% भूभाग जो भगवान भरोसे हो रहा है कि अगर पानी गिरेगा तो खेती होगा, अन्यथा चौपट हो जाएगा सब। यानी कि एक चीज़ पता चलता है कि भारतीय कृषि में अभी भी निवेश की आवश्यकता है, अभी भी नई नई तकनीकों की आवश्यकता है। निवेश एवं शोध का अभाव। तो भारत दुनिया का सर्वाधिक तेजी से निवेश आकर्षित करने वाले देशों में से एक है, लेकिन घरेलू या फिर विदेशी निवेश से कृषि क्षेत्र बिल्कुल अछूता है। यानी कि एक तरफ जहां द्वितीय सेक्टर तृतीय सेक्टर में भारत में निवेश काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर कृषि क्षेत्र का बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र में या तो घरेलू निवेश का बात कर ले या तो विदेशी निवेश, ये दोनों ही बहुत कम देखने को मिल रहा है। पैदावार तो बढ़ी है लेकिन इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है, तथा विकसित देशों द्वारा घरेलू समर्थन जारी रखने से भारतीय फसलें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गई। मतलब क्या हो गया, ये हो सकता है कि भारत में उत्पादन बढ़ गया है लेकिन इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने लगी है। प्लस क्या हो गया कि अगर इसका गुणवत्ता में गिरावट आ गया है या फिर जो भी विकसित देश है उनके द्वारा उनके किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, और सब्सिडी देने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनका किसान जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो जाता है, लेकिन भारत के किसानों को ऐसा लाभ नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है विदेशी किसानों की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय फसल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती है, लेकिन जो विदेशी फसल होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो अगर भारतीय फसल महंगी होगी और विदेशी फसल सस्ती होगी तो कोई भी व्यक्ति सस्ता चीज़ को खरीदेगा, प्लस विदेशी फसल की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय फसल होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है।
और जिस कारण इस क्षेत्र में होने वाले निवेश पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि आपका सामान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बिक रहा है, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक या फिर कोई भी विदेशी निवेशक उस फील्ड में निवेश करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो भी निवेशक होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के उद्देश्य से ही निवेश करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की किल्लतता को बदलने के लिए अहम है कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीक तथा कम कीमत वाले उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हो, और इसके लिए कृषि शोध पर बल देना जरूरी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत का हालात है, अगर इसको हम लोग को दूर करना है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि भारत में कृषि में नए नए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्लस ऐसे ऐसे बीज का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उत्पादकता काफ़ी अधिक बढ़ेगा, और प्लस कि वो बीज भी सस्ता होना चाहिए ताकि किसान जो होगा उसको इजीली खरीद सके। अब ऐसा नहीं कि आपने बीज बना दिया जो कि फसल तो काफ़ी अच्छा देगा, लेकिन उसका दाम ही इतना होगा कि किसान उसको खरीद नहीं पाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि क्षेत्र पर जीडीपी का 0.3% ही खर्चा होता है, हालांकि इसको बढ़ाकर 4% करने का 5% करने का मांग किया गया है। तो भारत में 0.3% हो रहा है जीडीपी का खर्चा, जबकि अमेरिका जैसे देश में जीडीपी का 4% खर्चा हो रहा है, और उसका जीडीपी भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर उतने बड़े जीडीपी में 4% खर्चा हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कृषि क्षेत्र में अमेरिका के तरफ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा ये जो 0.3% भारत में अभी जीडीपी का खर्चा हो रहा है कृषि क्षेत्र में, उसको बढ़ाकर 5% करने का मांग किया गया। अब है उर्वरक का असंतुलित प्रयोग। इसमें क्या है कि भारतीय कृषि का विकास की गति को तेज करने में उर्वरकों का प्रयोग महत्वपूर्ण था। सरकार ने इसके लिए यूरिया जैसे उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी देना आरंभ किया। सब्सिडी मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि यूरिया का दाम 100 रुपया है, लेकिन एक गरीब किसान जो वो 100 रुपये का यूरिया नहीं खरीद सकता, तो सरकार क्या करेगी, बोलेगी क्या किसान को कि आपको हम 40 रुपया में यूरिया देंगे। तो कोई भी दुकान होगा जहाँ पे यूरिया बेचेगा तो वो क्या करेगा, किसान को 40 रुपया में यूरिया दे देगा, लेकिन कायदे से यूरिया का दाम कितना, 100 रुपया, यानी कि 60 रुपये का नुकसान हो रहा है दुकानदार को। तो ये जो 60 रुपया ये कौन भरेगा, सरकार भरेगी। तो यही 60 रुपया कहलाएगा हम लोग का सब्सिडी कहलाएगा। तो भारतीय किसान को सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से यूरिया जैसे चीज़ों पर, उर्वरक जैसी चीज़ों पर सब्सिडी देना आरंभ कर दिए, परंतु इसका दुष्प्रभाव यह पड़ा कि किसान के द्वारा यूरिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग आरंभ कर दिया गया। यानी कि जो पहला हरित क्रांति आया था 1966 में, इसके बाद किसान को कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए यूरिया उर्वरक पर सब्सिडी मिलने लगा, बिजली बिल में सब्सिडी मिलने लगा, सिंचाई का साधन उपलब्ध होने लगा। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान दिया गया था, प्लस मार्केटिंग पर ध्यान दिया गया था कि विपणन प्रणाली कैसे होगा, अच्छे तरीके से होगा, तभी तो अच्छा फसल होने पर उसको हम लोग बेच पाएंगे। तो उर्वरक पर सरकार ने सब्सिडी दिया, यानी कि उर्वरक को सरकार ने क्या किया, सस्ता कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, हर किसान उर्वरक को खरीद लिए। लेकिन चूंकि उर्वरक सस्ता है तो इसका ठेकान में बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया। परिणाम क्या निकला कि इसकी संतुलन की जो स्थिति थी उर्वरक का, वो खराब हो गया, वो बिगड़ गया। तो आवश्यकता से अधिक प्रयोग आरंभ करना शुरू कर दिया। इससे उर्वरक के उपयोग में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई, और भारत में उर्वरक आवश्यकता का मानक रूप कितना, NPK, जो कि 4:2:1 है। यानी कि इस रेशियो में उर्वरक का उपयोग होना चाहिए, लेकिन चूंकि सब्सिडी मिल गया तो कहीं ना कहीं इस रेशियो को ही पार कर गया भारतीय किसान, और मिट्टी जो था वो अनुर्वरक होना शुरू हो गया। परंतु इसका समुचित प्रयोग न होने पर मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होने लगे, जिससे एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बंजर भूमि बनने की दिशा में अग्रसर है। अतः आवश्यकता है कि वर्मी कंपोस्ट जैसे उर्वरकों को सरकार प्रोत्साहन दे, किसानों को जागरूक बनाए। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसके बारे में हम लोग को सेक्शन सी में साइंस में, यानी कि पेपर 6 में हम लोग को इसको पढ़ना है। तो वर्तमान में इस दिशा में सुधार हेतु सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन शुरू किया गया है, जिसमें भूमि की उर्वरता बने रहते हुए उर्वरक का प्रयोग हो और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, और इस दिशा में यह सराहनीय कदम है। यानी कहने के उर्वरक का असंतुलित प्रयोग होने की वजह से भी भारतीय कृषि योग्य भूमि जो है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो रहा है। छठा पॉइंट है फसल विविधीकरण। जिसमें क्या है कि भारतीय कृषि की एक बड़ी समस्या है फसलों का विविधीकरण का न होना। विशेषज्ञों के अनुसार खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने के बाद गेहूं और धान के बजाय बागवानी जैसे बेहतर विकल्पों पर फोकस किया जाए, और मोटे अनाज के पैदावार को प्रोत्साहित किया जाए। फल, सब्जियों, मसालों और फूलों की खेती पर बल दिया जाए, तो भारतीय कृषि नया आयाम कर सकती है। यानी कि भारतीय कृषि जो है वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती में आत्मनिर्भरता को हासिल कर चुका है। यानी कि आत्मनिर्भरता हासिल होने के बाद अब भारतीय किसानों को मुख्य रूप से बागवानी जैसे चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे अनाज के पैदावार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फल, सब्जी, मसाले, फूल का खेती, इन पर बल दिया जाना चाहिए। तो जाके क्या होगा कि भारतीय कृषि एक नए फील्ड में अपना जगह बना पाएगी, और सरकार को गेहूं, चावल,
के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की तरफ बागवानी क्षेत्र के लिए भी एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कृषि क्षेत्र में भी निर्यात की संभावना का नया दौर आरंभ हुआ। यानी कि सरकार अगर गेहूं और चावल में एमएसपी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर किसान गेहूं और चावल की खेती करेगा। लेकिन सरकार अगर एमएसपी जो है वो मुख्य रूप से दाल पर देना शुरू कर देगा तो दाल के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। या फिर बागवानी फसल पर सरकार एमएसपी देना शुरू कर दिए तो फिर किसान मुख्य रूप से बागवानी की खेती करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में निर्यात का एक नया फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 6 पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा खाद्य फसलों पर ज़्यादा ध्यान देना, कृषि पर विशाल आबादी का निर्भर होना, कृषि जोतों का छोटा आकार होना और उत्पादन में रूढ़िवादी तकनीक का प्रयोग आज भी होना, जिससे कारक भी कृषि विकास की गति प्रदान करने में रुकावट बनकर खड़े हैं, जिसके लिए एक दीर्घकालिक कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है। यानी कि जो भी पॉइंट हम लोग देखें उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष के रूप में लिख दिए हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग को अगर हटाना है तो कहीं ना कहीं एक दीर्घकालिक कार्यनीति को अपनाना होगा और उसी के परिणाम स्वरूप इन चीज़ों को हम लोग को धीरे धीरे सुधारना होगा। तो ही जाके भारत जो होगा वो कृषि क्षेत्र में वो जितना भी रोजगार मिल रहा है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाई गई है और इन सरकारी प्रयासों की समीक्षा करें। यानी कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया जिससे कि कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। तो भारत विश्व की दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है 2011 के अनुसार और देश का लगभग 70% आबादी खाद्य असुरक्षा की दौर से गुजर रहा है। यानी कि 70% आबादी ऐसा है जिसको खाद्यान्न की जो भी आवश्यकता है वो पूरी तरीके से सही तरीके से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में 1970 में हरित क्रांति की सफलता के बावजूद वर्तमान समय में खाद्य उत्पादन में वृद्धि दर को बनाए रखना सरकार के लिए प्रमुख चुनौती बनी हुई है। यानी कि 1966 में हरित क्रांति आया और इसके परिणाम स्वरूप 1970 तक भारत क्या हो गया, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के बावजूद इसी स्थिति को बनाए रखना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। 21वीं सदी के आरंभ से ही भारत द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रयासरत है और तथा कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर को प्राप्त करने के लिए सरकार निम्न प्रयास पर जोर देती है। तो हमने द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भी सेक्शन सी में पढ़े हैं और हरित क्रांति के बारे में भी सेक्शन सी में पढ़े हम लोग। तो फिर से वही सारा चीज़ यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। अब कृषि उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया है। देश में वर्तमान समय में कुल जोतों में ट्रैक्टर की भूमिका, सिंचाई में पंप की भूमिका तथा अन्य संयंत्रों को सब्सिडी के साथ लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। यानी कि कृषि में उत्पादन कब बढ़ेगा, जब हम लोग मशीनीकरण का प्रयोग करेंगे, सिंचाई के लिए हम लोग मशीन पंप का प्रयोग करेंगे, जोतने के लिए हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे या फिर अन्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ किसान अपने आय से खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा इन सभी चीज़ों में सब्सिडी दिया जाता है ताकि गरीब किसान तक इन सारी चीज़ों की पहुंच सुनिश्चित हो सके और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को फिर से हासिल कर सके। भारतीय कृषि में गंभीर चुनौती थी बेहतर उत्पादन की स्थिति में किसान को उचित मूल्य ना प्राप्त होना। यानी कि जब खेती बहुत अच्छा हो गया तो ऐसी स्थिति में वे अपने सामान को उचित मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे। तो ये भी एक समस्या थी। सरकार इसके लिए प्रति वर्ष 2 बार खरीफ और रबी फसल की बुआई के समय एमएसपी लाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर रही है तथा इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार का भी विकास कर रही है ताकि किसान को उसके अच्छा उत्पादन होने की स्थिति में अच्छा मूल्य भी मिल सके। कृषि में 20 से 25% उत्पादकता जो वो बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम लोग अच्छा बीज का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 से 25% उत्पादकता में वृद्धि भी होगी और सरकार इस आवश्यकता को महसूस करते हुए बीज प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा सरकार जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का प्रयोग कर रही है और इन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड बीज यानी कि अनुवांशिक संशोधित जीएम फसलों को उगाने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। जैसे कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया। तो इन सभी चीज़ों में जीएम बीज भी हम लोग विकसित कर लिए हैं। 2014 में सरकार ने इसके परीक्षण को भी हरी झंडी दे दी है और माना जा रहा है कि बीज के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में 25% उत्पादन दर में वृद्धि संभव होगी। यानी कि अगर उच्च क्वालिटी का बीज होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि में उत्पादकता जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। चौथा क्या है कि सरकार का प्रयास है कि कृषि उत्पादन के प्रति लोगों के बीच उचित और सही समझ को विकसित किया जाए। इसके लिए एक तरफ जहां सरकार मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जिसकी योजना शुरू कर रही है जो कि आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बताएगा कि यह मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है या फिर इस मिट्टी में कौन सा फसल उपजाने के लिए प्रयुक्त होगी। तो ये सारा चीज़ मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के जरिए पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ किसान कॉल सेंटर जिसको केसीसी के नाम से जानते हैं की भी स्थापना की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर किसानों को यह बताया जाए कि उनकी भूमि किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और यह योजना 2015 में शुरू की गई है और यह योजना हम लोग योजना वाले सेक्टर में पढ़ेंगे।
जबकि किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान फसलों के बुवाई के समय बीजों की उपलब्धता, खाद की उचित मात्रा आदि जैसी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। और इसका टोल फ्री नंबर 1551 है। यानी कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हम लोग कितना बीज का उपयोग करना है, कितना उर्वरक डालना है, तो ये सारी चीज़ के बारे में, या फिर कौन सा समय में कौन सा फसल लगाना है, कौन सा बीमारी है, इसके बारे में बता के हम लोग जानकारी ले सकते हैं। अगला है, भारतीय कृषि वर्तमान दौर में सिंचाई समस्या का सामना कर रही है। वही देख रहे हैं हम लोग कि 51% भूभाग जो है वो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, और 49% ही भूभाग ऐसा है जो कि मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी कि बिना वर्षा के भी यहाँ पे खेती हो सकती है। तो 51% कृषि भूमि सिंचाई साधनों के लिए तरस रही है। चीन और ब्राज़ील जैसे देशों के पास भारत से 4 गुना अधिक जल सिंचाई में प्रयोग किए जाते हैं। भारत सरकार 2015-16 में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, और इसके तहत पानी की बचत और सिंचाई तक पहुंच दोनों लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पानी को तो बचाना ही है प्लस उसका सिंचाई भी करना है। तो ये दोनों लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और इसी के लिए सरकार के द्वारा स्प्रिंकल, ड्रिप सिंचाई, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहित किया गया। गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मूंगफली और कपास स्प्रिंकल पद्धति से 40% तक जल की बचत हुई है। यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं, पानी को बहा देते हैं, जिसकी वजह से जितना पानी की आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल सिंचाई से क्या होता है कि बहुत कम पानी की मात्रा में ही बहुत अधिक क्षेत्र में हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पता चला कि गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूंगफली और कपास खेती हुई, जहाँ पर स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से खेती किया गया, तो वहाँ पर 40% तक का पानी की बचत हुआ। और ड्रिप सिंचाई को बागवानी एवं सब्जी की खेती के लिए प्रभावी कदम माना जा रहा है, जिसके प्रयोग से 40 से 65% तक जल की बचत की जा सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों को कृषि जोखिम से बचने के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दे रही है, और इस कदम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो था, ये शायद 6 JPSC में साइंस वाले पोर्शन में पूछा गया था। साइंस वाले पोर्शन में सेक्शन C में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख कर या फिर टिप्पणी करे करके क्वेश्चन आया था। तो जोखिम से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया, और इसके तहत क्या हो गया कि मात्र 2% की राशि प्रदान कर किसान अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपया का खर्चा और आपका, तो 2 रुपया आप जमा करके आप अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। और अगर आपका टोटल फसल में से अगर 31% फसल नुकसान हो गया है, तो फिर किसान को एक मुश्त में टोटल राशि यानी कि 100 रुपया सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यही मुख्य रूप से फसल बीमा योजना का प्रावधान था, और इस योजना को हम फिर से साइंस वाले सेक्शन में डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहन पर भी बल दे रही है, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति के बाद क्या हो गया, उर्वरक का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे दिया। परिणाम क्या हो गया कि भारतीय मृदा जो है वो अनुर्वरक होना शुरू हो गया, जिसके बाद ऐसा महसूस किया गया कि भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। परिणाम स्वरूप द्वितीय हरित क्रांति भी भारत में लाया गया। वर्तमान में देश में बहुत से राज्य में जैविक कृषि शुरू हो गई है। सिक्किम सबसे आगे है इसमें, ये ध्यान देना है। इस राज्य ने 2015 तक 50,000 एकड़ भूमि को जैविक कृषि के क्षेत्र में बदला है, और इसके अलावा कीटनाशक, रसायनों का प्रयोग, बहुफसलीकरण को बढ़ावा या फिर विभिन्न आवश्यकताओं पर सब्सिडी, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर, भूमि सुधार कानूनों को लागू कर सरकार कृषि विकास में नई क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि सरकार अभी तक क्या है, प्रयासरत है कि किस प्रकार से भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार हमेशा अलग अलग योजना भी ला रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन होगा वह उसमें वृद्धि हो सके। लेकिन किसान को कृषि के प्रति उदासीनता, मशीनीकरण, बीज के शोध पर आंशिक व्यय, सिंचाई प्रणाली में आधारभूत संरचना का अभाव, जीएम फसलों के प्रति आशंकाएं, वर्मी कंपोस्ट की सीमित मात्रा, सरकारी अधिकारियों की लिपापोती जैसी रवैया, बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर उदासीन रवैया, निवेशक द्वारा कृषि को जुआ समझना आदि ऐसे कारक है जो कि कृषि के तीव्र विकास में बाधक बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे बैंक द्वारा इनको लोन नहीं दिया जाएगा, जो निवेशक होंगे उनको लाभ चाहिए तो वे निवेश करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी होंगे वे सही ढंग से किसानों से बात नहीं करेंगे, उनके कार्य को नहीं करेंगे। किसान जो कोई जीएम फसलों का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में चलता होगा कि आने वाला टाइम पे ये फसल हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आधारभूत संरचना का अभाव पाया जाता है, जैसे कि बिजली की उपस्थिति नहीं होती है, पानी की उपस्थिति नहीं होती है, या फिर अलग अलग मशीनीकरण नहीं होते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि को एक वृद्धि या फिर तीव्र विकास में बाधक बना हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी हो जाता है ख़त्म।
अब है हम लोग का हरित क्रांति पर संक्षिप्त नोट लिखें और हरित क्रांति के प्रमुख घटक का वर्णन करते हुए इसका नकारात्मक प्रभाव का भी उल्लेख करें। तो हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? कृषि क्षेत्र में तीव्र उत्पादन दर बढ़ाकर वैश्विक खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य को पूरा करना। 1960 के दशक में जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, नाम याद रखना है, में गेहूं के बीजों पर शोध किया तथा उन्नत किस्म के बीज यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीज को विकसित कर लिए, जिससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायापलट हो गया बल्कि विशेषकर विकासशील देश में खाद्यान्न चुनौती के संकट से भी बाहर आ गए। यानी कि 1960 के दशक में जर्मन के कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने कृषि क्षेत्र में गेहूं के बीज के लिए जीएम बीज हाई यील्ड वैरायटी बीज को विकसित कर लिया। परिणाम क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र में इस बीज का प्रयोग करके उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और विकासशील देश जो कि खाद्यान्न संकट से ग्रसित थे उन सभी देशों में खाद्यान्न संकट का समस्या खत्म हो गया। इस कार्य के लिए 1970 में ग्रीन मैन के नाम से मशहूर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल से होती है, जिसका मुख्य नेतृत्व कौन करते हैं? तो भारत के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन कर रहे थे। और इस दौरान कृषि के लिए उन्नत बीज का प्रयोग, उर्वरक व सिंचाई के स्तर में वृद्धि तथा कृषि साख भंडारण, विपणन एवं वितरण जैसे कार्यक्रम अपनाए गए, जिन्हें एकीकृत कार्यक्रम के रूप में हरित क्रांति कहकर संबोधित किया गया। यानी कि हरित क्रांति में सिर्फ और सिर्फ हम लोग का HYV बीज का ही प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावे उर्वरक व सिंचाई के स्तर में वृद्धि किया गया, कृषि पर ऋण व्यवस्था को दिया गया, विपणन यानी कि मार्केट रेडी किया गया कि अगर अच्छा उत्पादन होता है तो उसको किस प्रकार से बेचा जाए, या फिर वितरण जैसे कार्यों को भी अपनाया गया। तो इन सभी का एक एकीकृत रूप जो है वही क्या होगा? हरित क्रांति कहलाएगा। अब हरित क्रांति घटक क्या है? तो HYV बीज यानी कि उन्नत किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया। तो 1966 में भारत सरकार ने 18,000 टन उन्नत किस्म के बीज मैक्सिको से प्राप्त किए। ये ध्यान देना, मैक्सिको से गेहूं के बीज प्राप्त किए गए थे और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अति सिंचित क्षेत्र में इसकी बुआई की गई। परिणामतः गेहूं की पैदावार में 200 गुना वृद्धि देखी गई। यानी कि जैसे भारत में हरित क्रांति की घोषणा हुई उसके बाद भारत सरकार ने मैक्सिको से 18,000 टन उन्नत किस्म के बीज को मंगाया और इसको मुख्य रूप से वैसे जगह जो कि काफ़ी सिंचित क्षेत्र थे, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब वाले जगह हो गए, इन सभी क्षेत्रों में इन बीज का प्रयोग किया। परिणाम क्या हो गया कि गेहूँ के पैदावार में 200 गुना वृद्धि देखने को मिली। फिर रासायनिक उर्वरक का उपयोग होने लगा। तो बीज उत्पादकता तभी बढ़ा सकता है जब उसे उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले, और इन बीजों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए परंपरागत रासायनिक की जगह 4:2:1 जो हम लोग पढ़े NPK 4:2:1 के रेशियो में यूज किया जाना चाहिए। तो इसका भी यूज होने लगा, जिसकी आपूर्ति के लिए सरकार ने यूरिया, DAP जैसे उर्वरक उत्पादन पर बल दिया और वर्तमान में भारत उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो ये तो हरित क्रांति की बात हो रही है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज हो गया कि आने वाले टाइम पे 1980 के दशक में कृषि क्षेत्र में ठहराव देखने को मिलने लगा। परिणाम क्या होने लगा कि आते आते 1990 आते आते यहाँ पर या फिर 2000 आते आते यहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे अनुर्वरक होने लगी और हम लोग को द्वितीय हरित क्रांति की महसूस होने लगी, जिसमें हम लोग फिर से जैविक खेती पर बल देना शुरू कर दिए। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। यानी ये सारा चीज़ हो रहा है हम लोग हरित क्रांति के अंडर में हो रहा है कि HYV बीज का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई सुविधा का विकास कर रहे हैं। तो उर्वरक घोलने तथा फसलों को नियंत्रित विकास हेतु निश्चित समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सरकार ने सिंचाई हेतु नहरों के बड़े जाल के साथ साथ बृहद पैमाने पर कुआं एवं तालाबों का निर्माण करवाया। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, तो नए बीज को खरपतवार से बचाने के लिए कीटनाशकों का भी छिड़काव किया गया। 5वां कृषि साख भंडारण और विपणन और वितरण पर बल। तो नई कृषि नीति में उन्नत बीज के बाद सरकार ने उर्वरक, विद्युत सिंचाई तथा खाद्य क्षेत्र के लिए भारी निवेश किया। सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर खाद्य सब्सिडी दी जाने लगी। साख की व्यवस्था हेतु 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया था और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी 1965 में हो गया। किसान को 1965 डैश की घोषणा की जाने लगी तथा कृषि व्यापार को भी प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई। यानी कि कृषि में साख यानी कि सिंपल सा बात है, कृषि में ब्याज किसानों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया 1969 के समय। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम का स्थापना किया गया 1965 में। किसानों को सब्सिडी दिया जाने लगा ताकि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में भारत हरित क्रांति के तहत आत्मनिर्भरता को हासिल कर सके। तो ये सारा प्रयास मुख्य रूप से हरित क्रांति में ही किया गया। तो इन सभी का सम्मिलित रूप को हरित क्रांति का नाम दिया गया। उपरोक्त प्रयासों से कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय बढ़ी, गेहूं के साथ चावल का पैदावार भी बढ़ा, फलस्वरूप भारत में निर्धनता स्तर घटा।
यानी कि अगर खेती अच्छा हुआ तो किसान का उत्पादन बढ़ा, मतलब किसान का आय बढ़ा, और गेहूँ और चावल के क्षेत्र में भारत में आत्मनिर्भरता हासिल हो गया, यानी कि निर्धनता का स्तर भी घटा। परंतु इन सब के बीच सबसे बड़ी उपलब्धि थी, भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही भविष्य के अकाल वगैरह को देखते हुए प्रतिरोध भंडार क्षमता भी विकसित कर ली, यानी कि अधिशेष उत्पादन होने लगा, ताकि फ्यूचर में कभी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, वर्षा नहीं होती है, तो इतना फसल हम लोग का उत्पादन हो गया हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कि हम लोग उसको स्टोर करके आने वाला टाइम पे यूज करने के लिए सेफ रख सकते हैं। परंतु हरित क्रांति की सफलताओं का देश पर सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। जैसे हरित क्रांति से किसानों की आय में विसंगति आई और अंतर क्षेत्रीय विषमता बढ़ी। जैसे इसका मुख्य रूप से पंजाब हरित क्रांति के लिए जो बीज लाया गया था मैक्सिको से, वो पंजाब हरियाणा यही साइड में यूज किया गया मुख्य रूप से, उत्तर यूपी में हो गया। तो यहाँ के किसान में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला, जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे झारखंड, बिहार, इन सभी जगहों पर इसका उतना लाभ नहीं मिला। यानी कि क्या हो गया कि हरित क्रांति से कुछ किसान बहुत ज़्यादा अमीर, तो मतलब स्थिति काफ़ी अच्छा हो गई, और कुछ किसान की स्थिति वैसा ही बनी रही, यानी कि अंतर क्षेत्रीय विषमता बढ़ने लगी। अब क्या हो गया कि अत्यधिक जल जमाव के कारण मलेरिया जैसी जल जन्य बीमारी का स्तर बढ़ा। क्या हो गया कि सरकार ने बिजली पर सब्सिडी दे दिया, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या कर रहे हैं कि मोटर शुरू करके रख दिए, क्योंकि उनको बिजली बिल देना नहीं है, तो अत्यधिक जल जमाव होने लगा। तो अत्यधिक जल जमाव होने लगा जिसके परिणाम से मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलने लगी। असंतुलित फसल प्रतिरूप भारत में देखने को मिला, क्योंकि दलहन, तिलहन, मक्का तथा जौ जैसे अनाजों का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ा जैसा कि गेहूं और धान में दिखा। तो किसान मुख्य रूप से गेहूं और धान का फसल उत्पादन किए, और गेहूं और धान का उत्पादकता काफ़ी बढ़ गया, लेकिन एक तरफ हम लोग को दलहन, तिलहन ये सारी चीज़ों की उत्पादकता में काफ़ी कमी भी देखने को मिला। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की वजह से 1970 का दशक जो था वो भारत के लिए जनसंख्या प्रस्फोटक का काल बना, जिससे गरीबी बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि हुई। यानी कि खाद्यान्न हर व्यक्ति को मिल गया, हर व्यक्ति के पास खाने के लिए चावल है, तो 1970 के दशक में आबादी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और क्या हो गया, आबादी अगर बढ़ गया तो गरीबी बेरोजगारी के स्तर में भी वृद्धि हो गया। अधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में लगातार ह्रास देखी जा रही है। कृषि की तीव्र वृद्धि से वानिकीकरण को भी धक्का लगा और पारिस्थितिकी संतुलन भी बिगड़ा। उर्वरक प्रयोग से भूमिगत जलों में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, जो पेयजल संकट को बढ़ा रहा है। यानी कि एक तरफ हरित क्रांति से लाभ मिला, कुछ फसल में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, कुछ किसान की स्थिति काफ़ी सुधर गया, लेकिन वहीं अंतर क्षेत्रीय विषमता देखने को मिली। उर्वरक की वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं, वही उर्वरक पानी में बह के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो ऐसा करके बहुत सारी समस्याएं भी हरित क्रांति के साथ साथ आ गई। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए समग्र कृषि में हरित क्रांति लाने के लिए जैविक खेती तथा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो ये हो गया हम लोग का हरित क्रांति खत्म की। हरित क्रांति में कुछ कुछ लाभ भी हुआ और हरित क्रांति में कुछ उल्टा चीज़ भी हो गया, जो कि हम लोग की ज़िंदगी में नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिला। इसको हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग कृषि को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और इस PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6206193277, प्लस जो भी इंक्वायरी करना रहेगा आप लोग इसी नंबर से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।